तो चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले दुर्ग की खबर, जहां समाज कल्याण विभाग उप संचालक अधिकारी एपी गौतम ने स्वदेश 24x7 की हमारी संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत की और बताया कि समाज कल्याण विभाग में आखिर किस तरह से कार्य किए जाते हैं और यहां पर विशेष तौर पर विकलांगों के लिए और दिव्यांगों के लिए विशेष सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि अगर किसी भी यहाँ पर मुख्य रूप से दिव्यांग या फिर थर्ड जेंडर को किसी भी तरह की सुविधा की आवश्यकता हो तो दुर्ग स्थित समाज कल्याण विभाग में आकर वह संपर्क करें और सरकार की उन योजनाओं का आसानी से लाभ भी लें। सुनिए क्या कुछ कहना रहा है दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। दुर्ग के इस वक्त हम समाज कल्याण विभाग में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ उप संचालक समाज कल्याण विभाग के एपी गौतम जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, ये किस तरह से काम करता है, लोगों के लिए किस तरह से काम करता है और ये जो जानकारी है जो बता रहे हैं इससे आम जनता को कितना लाभ होगा। ये इस जानकारी के माध्यम से ये आगे अब इस जानकारी को लेकर ये किस तरह से अपने विभाग से इस विभाग से अधिक लाभ ले सकते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो समाज कल्याण विभाग है ये नाम से ही लग रहा है कि समाज कल्याण मतलब समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो ये विभाग जो है किस तरह से काम करता है, आम लोगों के लिए कितना लाभकारी है और किन किन योजनाओं को आम नागरिकों के लिए लेके आता है। देखिए, समाज कल्याण विभाग हमारे जिले के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, तृतीय लिंग हैं या जो वंचित, उपेक्षित, निराश्रित, विधवा, इन सब के लिए जो है हमारा विभाग काम करता है। और वरिष्ठ जनों के लिए पेंशन योजनाएं हैं, जो बीपीएल धारक हैं जिनका सर्वे सूची में नाम है, उनके लिए 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं जो हैं शासन स्तर से संचालित हैं, जिसमें से 3 योजना जो है केंद्रीय स्तर की है और 3 योजनाएं जो हैं हमारी राज्य स्तर की, जिनके माध्यम से उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं। उसकी शर्तें ये हैं कि उनका सर्वे सूची में नाम होना चाहिए और सर्वे सूची में उन्हीं का नाम है जो बीपीएल धारक है, गरीबी रेखा से नीचे है। उनको शासन से उनको प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इसमें दिव्यांगजन है। तो पहले तो मूल रूप से हमारे यहाँ 4 प्रकार की ही दिव्यांगता या अधिकतम 5 प्रकार की दिव्यांगता को हम लोग कवर करते थे, जिसमें कि विजुअली हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप और मेंटल रिटायर्ड और ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और मल्टीपल हैंडीकैप, मतलब बहुत दिव्यांगता। अगर किसी एक ही बच्चे में या एक ही उसमें सपोज दैट ब्लाइंड भी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है और मेंटल है, तो इस तरह से वो मेंटल मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड कहलाता है। हम केवल इतने को कवर करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो है 21 प्रकार की दिव्यांगता का जो है चयन किया गया है, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को सम्मिलित किया गया है। रही बात शासन स्तर से सुविधाओं के लिए, तो एक बेंचमार्क बनाया गया है विकलांगता का 40%। जिन हितग्राहियों का 40% दिव्यांगता है, शासन की योजनाओं का लाभ जो है उन्हीं को दिया जाता है। उसके नीचे वालों के लिए हम लोग नियमानुसार कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हमारा एक सामाजिक दायित्व है, ठीक है ना, क्योंकि बाधा होने के कारण उनमें भी लिमिटेशन पैदा होती है। अगर 40 से नीचे मान लीजिए कोई 39% है, 38% है, तो उनमें कहीं ना कहीं काम करने में कोई ना कोई लिमिटेशन उत्पन्न हो जाती है। तो उनको दूसरे माध्यम से मतलब सहायता हम नियमानुसार तो नहीं कर पाते, लेकिन अपने से जो भी संभव मदद होता है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपने कहा कि 40% से जो ऊपर रहते हैं उनको ही विकलांग माना जाता है और उनके लिए शासन क्या क्या योजनाएं लेके आती है, किस किस तरह से उनको लाभ मिलते हैं, और जो विकलांग है तो उनको ये सब जो लाभ जो जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं वो लेने के लिए वो किस तरह से आए, किस तरह से अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें हो, और आपके विभाग द्वारा उन लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कार्य किया जाता है। देखिए, हम लोग इनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, अपने जनपद के माध्यम से, नगरीय निकाय के माध्यम से। जैसे हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए शासन स्तर से संस्थाएं संचालित हैं, शासन स्तर से भी संचालित हैं, और जो हमारे एनजीओ हैं, है ना,
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको शासन से अनुदान प्राप्त है, विभाग से अनुदान प्राप्त है, और वो हमारे यहाँ जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे ब्लाइंड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है, मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी होम संचालित हैं, जिनको एक्टिविटी कराई जाती है ना। तो और डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, उनको जो छत्तीसगढ़ का कैरिकुलम है वो पढ़ाया जाता है। कुछ उनमें लिमिटेशन है, तो कुछ सब्जेक्ट को छूट दे करके उनकी जगह पे वैकल्पिक सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे ड्राइंग है, चित्रकला है, पेंटिंग है, रंगोली है, आपका सिलाई है, ये सारे काम सिखाए जाते हैं। और आजकल तो उनको कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ब्लाइंड बच्चों को भी कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है। आपके दुर्ग में ही लगभग 10 जो है NGO संचालित है, जिनमें से कई डेफ एंड डम्ब के लिए काम कर रही हैं, शिक्षा प्रशिक्षण का। कुछ संस्थाएं जो है दृष्टिबाधित के लिए कर रही हैं, कुछ मेंटली रिटायर्ड जो हमारे मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनके रखरखाव की व्यवस्था कर रही हैं। तो एक तो NGO है और दूसरा शासन स्तर से स्वयं संचालित है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित हैं। जैसे आपके रायपुर में है, रायपुर में भी संचालित है। दूसरा आपके बिलासपुर में है, हायर सेकेंडरी स्कूल है डेफ एंड डम्ब के लिए 10+2। जगदलपुर में है, आपके कबीरधाम में है, आपके जसपुर में है, रायगढ़ में है, कोरबा में है। मतलब पहले तो बहुत कम संस्था थी, मतलब केवल 3 ही संस्थाएं थी पूरा जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। लेकिन आज की तारीख में जो है हमारे शासन स्तर से जो है कई जिलों को कवर कर लिया गया है, और जहाँ पे शासकीय संस्था नहीं है तो वहाँ कम से कम NGO तो है ही है, जो शासन के सहयोग से चल रहा है और अच्छा। उनको लाभान्वित कर रहा है। जी सर, आपने बताया कि विकलांगों के लिए कितनी सारी योजनाएं, कितने सारे अभी कॉलेजेस लेके हर तरह की कोर्स हो गए हैं, सभी सुविधाएं उन्हें अभी हमारी सरकार के द्वारा दी जा रही है। अच्छा सर, एक चीज़ जानकारी चाहूँगी, जैसे विकलांग, कई विकलांग जो होते हैं जन्म से विकलांग होते हैं, और कुछ विकलांग जो होते हैं किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश, किसी बीमारीवश भी कई बार ये आ जाता है, उनमें कमी आ जाती है। तो क्या इस तरह के विकलांगों को भी आप विकलांग श्रेणी में ही लाते हैं? बिल्कुल, देखिए जो डिसेबिलिटी है वो तीनों स्थितियों में हो सकती है। एक तो बिफोर बर्थ है ना, जी, दूसरा एट बर्थ, और तीसरा आफ्टर बर्थ यानी लाइफ टाइम। जी। जब बच्चा मतलब गर्भ में होता है तो कहीं न कहीं कभी कभार क्या होता है, डिसेबिलिटी उसके गर्भ से ही पैदा हो जाती है, पैदाइशी होता है। दूसरा क्या है, जब वो एट बर्थ यानी बर्थ के समय में डिसेबिलिटी होती है, कहीं न कहीं मतलब सीजेरियन ऑपरेशन में या कहीं गलत मिसहैंडलिंग के कारण या दवाइयों के अधिक सेवन से डिसेबिलिटी आ जाती है। और उसके बाद जो है वो लाइफ टाइम में होता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल हो गया या किसी बीमारी की वजह से हो गया। तो तीनों प्रकार के हमारे पास जो आते हैं, तीनों कंडीशन में जो होते हैं, अगर उनकी जो दिव्यांगता है 40% बेंचमार्क को अगर पार करती है तो उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अच्छा सर, इनके लिए सरकारी नौकरियां भी कुछ रहती हैं, जैसे आपने कहा कि 40% से ऊपर आते हैं उनको विकलांग श्रेणी में दिया जाता है, और कुछ विकलांग जो 40% से जो नीचे आते हैं उनको कितना लाभ मिलता है, और क्या उनको सरकारी नौकरियों में या सरकारी किसी विभाग में किसी तरह का रिजर्वेशन रहता है उनके लिए? देखिए, जो रिजर्वेशन का पैमाना है वो केवल उन्हीं लोगों को है जिनको शासन स्तर से या मेडिकल बोर्ड से जिनका 40% डिसेबिलिटी है। तो शासन से उनको रोजगार में भी जो है आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है ना। ब्लाइंड कैटेगरी का है, डेफ कैटेगरी का है, ऑर्थोपेडिक है, तो इनको मिलता है। और रही बात जहाँ तक मेंटल रिटायर्ड बच्चों का या मल्टीपल हैंडीकैप बच्चे हैं, तो उनके लिए जॉब प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको काम कर पाने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन ये 3 तरह के जो हमारे पेशेवर हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक है, वो अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। जी। हमारे जो ब्लाइंड हैं वो भी अच्छे हाई अचीवर्स हैं एजुकेशन में, मतलब वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। वो तो MSc, आपका PG, PhD ये सब कुछ करते हैं जो ब्लाइंड है ना। तो आज की तारीख में हमारे जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो टीचर्स हैं, कॉलेज में प्राध्यापक हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम भी फाइट किया हुआ है ना। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जहाँ तक डेफ एंड डम्ब की हम बात करते हैं तो वो बच्चे हमारे अच्छे डांसिंग में हैं, माने कलाओं में वो बहुत आगे हैं। सिलाई का काम करते हैं, डेंटिक पेंटिंग का काम करते हैं,
कंप्यूटर का काम करते हैं, बहुत से ऐसे हमारे डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए बहुत से संसाधन हैं और काम कर रहे हैं, और कुछ टीचिंग लाइन में भी काम कर रहे हैं डेफ एंड डम्ब बच्चे इन्हीं संस्थाओं में, जो साइन लैंग्वेज से उनको पढ़ाई का काम कर रहे हैं। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जी। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती, उनके घर में अगर विकलांग होने के बाद भी उन्हें नहीं पता होता कि सरकार उनके लिए किस तरह से योजनाएं लाई है, सरकार उनके किस तरह से लाभ कर सकती है, उन बच्चों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकती है, उनके लिए कितनी योजनाएं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दीजिए कि अगर आपके घर में इस तरह से कोई विकलांग है तो आगे किस तरह से शासन की जो योजनाएं हैं उनसे लाभ ले सकते हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज से 25 और 30 साल पहले की स्थिति अलग थी, है ना। जब हम लोग, मतलब कहना चाहिए कि 89, 90 में, 89, 90 में हम लोग इसका ट्रेनिंग लिए, और उस समय पर जो मतलब कहना चाहिए प्रचार प्रसार था, कम था। जैसे अपन इस क्षेत्र में आए तो लोगों को लगता था ये कैसे पहुंच गए वहाँ इस फील्ड में, ठीक है ना। भाई ब्लाइंड आदमी भी पढ़ता है, लोग ऐसा सोचते थे, वो समय था। ब्लाइंड को लोग देखते थे, किसी भी दिव्यांग पर्सन को देखते थे तो उसको देखते ही रह जाते थे, ऐसा लगता था कि ये समाज से हटके कोई आदमी है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली, शासन का प्रयास, समाज का प्रयास, लोगों का दृष्टिकोण बदला, और आज ये जो भी दिव्यांगजन है वो हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ के काम कर रहे हैं, और उसके लिए सतत जो है हमारी सरकार, हमारे जो सामाजिक सरोकार जो लोग रखते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब आप ही देखिए, आप ही लोग आए हुए हैं आज इस चैनल के माध्यम से, आप जानना चाहते हैं। बहुत समय पहले लोग नहीं आते थे, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं, और आप इस चीज़ को जो है गांव-गांव तक इसको पहुंचाएंगे। तो अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है तो उसके लिए आजकल हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है मोबाइल सोर्स सलाहकार जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर। पहले ये सीमित था केवल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन इसका विस्तार हुआ। आज ये जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है ना, गाँव के बच्चे गाँव में ही पढ़ रहे हैं। पहले तो जिला लेवल में ही बच्चे आते थे, जहाँ एक तरह से रेजिडेंशियल स्कूल होता था, पूरे जिले के बच्चे एक जगह हॉस्टल में आते थे, वहाँ पढ़ाई होती थी, संभाग स्तरीय विद्यालय थे। लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो गांव-गांव में स्कूल हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हैं जो इन बच्चों को मतलब एक रिसोर्स रूम रख के और उन बच्चों को इनकी शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हैं। और वहाँ जो अन्य शिक्षक हैं, जो रेगुलर टीचर हैं, उनको हमारा जो रिसोर्स शिक्षक है उनको जागरूक करता है इनके लिए कि किस ढंग से इनको पढ़ाना है, किस ढंग से सिखाना है, कैसे टैकल करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल सर थोड़ा सा आपसे, आपने कहा थर्ड जेंडर के लोग भी समाज कल्याण विभाग में आते हैं, उनके लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो थर्ड जेंडर है, हालांकि अभी उन्हें हर नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी हर तरह के अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर देखा गया है थर्ड जेंडर के लोग जो हैं वो ज़्यादातर ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में इस तरह से दिखेंगे आपको, त्योहारी सीजन में दिखेंगे। तो क्या सरकार इनके लिए भी कुछ खास योजनाएं लेके आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि क्या कमी है, जागरूकता की कमी है इनके बीच में, या किसी कारणवश जो है ये लाभ नहीं ले पाते, क्या कहना चाहिए? देखिए क्या है कि हमारे जो टीजी हैं, ट्रांसजेंडर हैं जी, ये पुराने समय से एक लंबी परंपरा रही है, ये उस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, इनको समाज से अलग वो माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में हम देखेंगे कि बहुत से हमारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन लिया, एजुकेशन के बाद वो कहीं न कहीं या तो एजुकेशन में है, या तो पुलिस में जॉब कर रहे हैं, या तो नगर निगम में है। कहीं न कहीं वो आपको आज की तारीख में ऐसे लोग दिखेंगे जो जॉब में हैं या पॉलिटिक्स में। तो कहीं न कहीं ये हमारे शासन और समाज का ही प्रयास है कि जो लोग पुराने समय में एक अलग दुनिया में रहा करते थे, आज उनमें से कुछ टूट के हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये
प्रयास का ही नतीजा है कि लोग आ रहे हैं। आज वो शिक्षक हैं, अभी हमारे बीच में आते हैं, मीटिंग में जाते हैं, मंत्रालय की मीटिंग में जाते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इनका चिन्हांकन करते हैं। जो हमारे टीजी लोग हैं ना, इनका चिन्हांकन करते हैं और वो खुद आकर के हमको शपथ देते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं इस लिंग से हूँ। यानी अगर वो मेल है तो स्वयं घोषणा करेगा कि मेरा नाम ये है, मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, वो स्वयं डिसाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका आईडी बनता है, पोर्टल में वो दर्ज होते हैं। तो इस तरह से लगभग हमारे यहाँ लगभग 98 लोगों का जो है चिन्हांकन हो चुका है हमारे दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में, जी, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक केस ऐसा आया था कि वो अपने को पहले महिला के रूप में उन्होंने वो किया था और बाद में उन्होंने अपना मैरिज कर लिया, है ना। मैरिज करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और वो टीचर हो गई। अब टीचर होने के बाद क्या हुआ कि वो पहले अपने को मतलब समान जेंडर थे, अब उनको दिक्कत ये हो रही है कि उनका शासकीय जॉब लग गया है, अब वो अपने को मेल में चेंज करा रहे हैं ताकि जो उनके जो शासन स्तर से जो सुविधाएं मिलती हैं उनके पत्नी को मिले। ये सब चीज़ें जो है ना धीरे धीरे क्या है वो हो रहा है और लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग अपनी दास्तां सुनाते हैं, बताते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी चीज़ों को हम भी नहीं जानते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ इनके बारे में, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स जब वो हमको अपना बताते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हमको ही सीखने को मिलती हैं उनसे। यही मेरा कहना है जी। और मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग जो है समाज से सरोकार रखता है, समाज के लिए है, समाज के प्रति उत्तरदायी है और ये हमारा दायित्व है, शासन का दायित्व है, हमारा दायित्व है, सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है और हमारे समाज और परिवार सबका दायित्व है कि हम इनके लिए काम करें और अधिक से अधिक उनको लाभान्वित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एपी गौतम सर, समाज कल्याण विभाग उप संचालक, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। समाज के ऐसे वर्ग जो अपने आप को विकलांग समझते हैं, थर्ड जेंडर है, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। खासकर उन्होंने ये बताया है कि जो लोग भी जिनके अंदर भी 40% से ऊपर जो विकलांग श्रेणी में आते हैं, मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होने के बाद जो 40% से ऊपर विकलांग की श्रेणी में आते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। वो समाज कल्याण विभाग में आके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगातार जो है जगह जगह पे शिविर लगाए जाते हैं, वो शिविर पे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ विभाग जो है ये अपने दुर्ग क्षेत्र में है, विभाग दुर्ग समाज कल्याण विभाग है। यहाँ आके आप अगर आप दुर्ग भिलाई क्षेत्र से हैं तो यहाँ आकर इस विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो विकलांग कार्ड है उसको बनवाकर समाज कल्याण विभाग से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ मैं दीपमाला सिन्हा।